Hi, hello, good morning. Today our discussion is on case scenario 8. ये जो केस सिनेरियो है ये आपके recent attempt में 26 वाले attempt में पूछा गया था. स्टार्ट करते हैं. Mr. Jayes, a resident individual age 45 year, is a proprietor of Jayes Enterprises having two unit A, unit B. Total sales of Jayes Enterprises for three previous financial year were 12 crore for 25-26, 25 crore for 24-25, and 22 crore for 23-24. He transferred unit A to Rose Limited by way of slum sale on 12th January 2026, which was set up in October 2012. Unit A was set up in October 2012. Mr. Jayes paid a professional fee and commission in connection with this transfer amounting to 20,000 and 35,000 respectively to Mr. Naresh, a resident individual. Balance sheet of Jayes Enterprises as on that date is given below. आपको बैलेंस शीट दे रखा है. बैलेंस शीट को हम रीड करेंगे. अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. Slum sale consideration on transfer of unit A is 1,600 lakhs. Fair market value of unit A as on 12th January 2026 is 1,750 lakhs. Land was purchased on 10th April 2012 for 1,200 lakhs. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. Obviously बात है सर, स्लम सेल में हम assets को individual value allot नहीं करते. Other assets of Unit A includes goodwill acquired and put to use on 1st September 2024 for 200 lakhs, on which no depreciation has been charged. Remaining amount of other asset represent cash and bank balance. Considering this case scenario, आपको ये तीन क्वेश्चन का आंसर देना है. सबसे पहला, compute the amount of net worth of Unit A for the purpose of slum sale for assessment year 26-27. आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करना है यूनिट ए का. सर लैंड का, सर नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. एसेट से स्टार्ट करते हैं. एसेट में सबसे पहला है लैंड. सर जब भी हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे ना, एसेट्स का कौन सा वैल्यू अपने को कंसिडर करना है. सर अगर आपका एसेट डिप्रिसिएबल एसेट है, इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट. अगर आपका जो एसेट है वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या फिर एसेट कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD है, इन दैट केस उसका वैल्यू आपको नीड लेके चलना है. अगर आपका अदर एसेट्स है, इन दैट केस वो अदर एसेट्स का आपको बुक वैल्यू लेके चलना है. बट यू हैव टू इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. जब भी आप अदर एसेट्स का बुक वैल्यू को कंसिडर करेंगे, आपको रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा. जहां तक बात है लाइबिलिटीज का, सर लाइबिलिटीज का भी अपने को बुक वैल्यू लेके चलना है, बट लाइबिलिटीज विल नॉट इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है सर, यहां पर लैंड एट रीवैल्यूड फिगर, लैंड का रीवैल्यूएशन हुआ है एंड 40% लैंड बिलोंग करता है यूनिट ए को. अपने को यूनिट ए का नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना. सर लैंड का रीवैल्यूएशन हुआ है और यहां पर रीवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, क्रिएटेड ड्यू टू अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड. इट मींस सर ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है 500 का, ये रिप्रेजेंट करता है दैट लैंड का 500 लाख का रीवैल्यूएशन हुआ है. लैंड का जो रीवैल्यूएशन हुआ है दैट इज 500 लाख. इन दैट केस बिफोर रीवैल्यूएशन लैंड का जो वैल्यू था दैट इज 2000 लाख. बिफोर रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ द लैंड इज 2000 लाख और इसी को ही अपने को कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. बट ये तो पूरे लैंड का वैल्यू आपने निकाला सर, पूरे लैंड का बिफोर रिवैल्यूएशन वैल्यू आपने निकाला. हमें तो सिर्फ यूनिट ए के हिस्से का लैंड चाहिए सर, वो है 40%. इंटू कर दो 40%, सर ये आ जाएगा आपका 800. सर फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है सर, पॉइंट नंबर 2 में बोला है लैंड वाज परचेज्ड ऑन 10th अप्रैल 2012 फॉर 1200 लाख. सर यहां पर आप बोल रहे हो लैंड का बिफोर रिवैल्यूएशन वैल्यू है 2000 लाख, बट लैंड को तो वो 2012 में परचेज किया था फॉर 1200 लाख. सर ये बीच का जो 800 का डिफरेंस, ये जो 800 लाख का डिफरेंस है सर, ये क्यों है? इसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन ना क्वेश्चन में दे रखा है ना मैं आपको बता सकता हूं. सर ये एक एरर है, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही एक एरर है. अगर यहां पर लैंड को परचेज किया गया है 1200 लैक्स में, तो यहां पर आप बिफोर रिवैल्यूएशन लैंड का वैल्यू 1200 लैक्स ही आना चाहिए. बट बैलेंस शीट में अपने को जो इंफॉर्मेशन दे रखा है अकॉर्डिंगली अपना लैंड का वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन 2000 लैक्स आ रहा है और अपने को उसी को ही कंसिडर करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ. क्योंकि अगर आप इसको अगर आप बुक वैल्यू कंसिडर करके नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो ये ऑप्शन में है ही नहीं.
तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में ये रह रहा है, इसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर, ये तो आ गया आपका 40% से 40% के हिसाब से 800 आ गया। नेक्स्ट सर प्लांट्स एंड मशीनरी। प्लांट्स एंड मशीनरी आपका डेप्रिशिएबल एसेट है सर। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है उसका आपने को डब्ल्यूडीबी लेना है और आपको डब्ल्यूडीबी दे रखा है सर। डब्ल्यूडीबी दे रखा है 2500 का आपने को निकालना है। 40% यूनिट है का 40% है सर, इसका 40% आ गया आपका 1000। सन्ड्री डेटर सर ये अदर एसेट है, बुक वैल्यू लेना है 25% निकाल लेते हैं सर। 25% आपका आ गया 150। क्लोजिंग स्टॉक अगेन सर इसका अपने को बुक वैल्यू लेना है, 40% निकाल लेते हैं सर। 40% कितना आ रहा है इसका 833.33 इंटू 40%, यह आ गया 333.33। अदर एसेट्स का 40% निकालते हैं सर। अदर एसेट्स का 40% आ जाएगा 320। अब इसके ऊपर ना अपने को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा था सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा था अदर एसेट्स अब यूनिट है, बिल्कुल सर यूनिट है का अदर एसेट्स हमने निकाल लिया 320 लाख। मैं लाख बार बार बोल नहीं रहा हूं। includes goodwill acquired and put to use on 1st September 2024 for 200 lakhs on which no depreciation has been charged. Remaining is your cash and bank balance. Okay, total other asset है 320, उसमें से goodwill परचेज एंड पुट टू यूज किया गया था ऑन 1st सितंबर 2024 सर, वो है 200 लाख का। रिमेनिंग जो 120 लाख है सर वो है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस सर, उसका तो अपने को बुक वैल्यू लेना है। ठीक है सर, ये जो गुडविल है 200 लाख का गुडविल जिसको परचेज किया गया था एंड पुट टू यूज किया गया था 1st सितंबर 2024 को सर, इसका अपने को कौन सा वैल्यू लेना है सर? आपका जो गुडविल होता है, गुडविल इज नॉट ए डिप्रिसिएबल एसेट सर। इनकम टैक्स एक्ट में हम गुडविल के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, हेंस गुडविल को अदर एसेट कंसीडर करते हुए उसका बुक वैल्यू ही अपने को कंसीडर करना है और उसका बुक वैल्यू है 200 एंड वही यहां इंक्लूड किया गया है। हेंस दिस इज योर टोटल ऑफ एसेट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। तो एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है 800 प्लस 1000 प्लस 150 प्लस 333.33 प्लस 320, ये आ गया 2603.33 सर। ये आपका एसेट साइड का टोटल आ गया किसका सर? यूनिट ए का। नेक्स्ट अब सर यहाँ से अपने को लेस करना है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सर ये शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सर, इनको तो अपने को इंक्लूड वैसे भी नहीं करना सर। बैंक लोन दे रखा है आपको 600 का, यूनिट ए का है, 60% निकाल लेते हैं सर। इसका 60% कितना आ रहा है सर? 60% आ जाएगा 360। सन्ड्री क्रेडिटर 700 दे रखा है, यूनिट ए का है, 20% सर, 20% के रेट से आ जाएगा ये 140। तो आपका लाइबिलिटीज का टोटल आ गया 500। ये आपका एसेट्स का टोटल था। अब यहाँ से अगर अपने को लाइबिलिटीज लेस करना है, लाइबिलिटीज सर 500 लेस कर देंगे, आपका नेटवर्थ आएगा 2103.33, 2103.33। That is your option B. Next, compute the amount of capital gain or loss arising from slum sale of unit A for assessment year 26-27. So what is your amount of capital gain or loss? सर उसके लिए अपने को FBOC लेना पड़ेगा। slum sale consideration on transfer of unit A is 1600 lakhs and fair market value of unit A as on 12th January 2026 is 1750 लाख सर। ये दोनों में से जो हायर फिगर रहता है उसको अपने को कंसिडर करना है एफबीओसी सर। आपका एफबीओसी बनेगा 1750। यहाँ से सर लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस सर। ट्रांसफर एक्सपेंसेस दो हो रखा है, एक है ये 20,000 और एक है ये 35,000 सर। टोटल अगर अपने ऐड कर दें ये आ गया आपका 55,000, ये आ गया 55,000 सर। अपने कैलकुलेशन लैक्स में कर रहे हैं सर, इसको अगर मैं लैक्स में कन्वर्ट करूँ ये आएगा 0.55 लैक्स, 0.55 लाख सर। ये आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस। यहां से अपने को लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज ऑन नेटवर्थ 2103.33। तो योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सर, लॉन्ग टर्म ही होगा और कैपिटल लॉस ही होगा। सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 353.88 long term capital loss, long term capital loss of 353.88 lakhs, that is your option C. Next, compute the amount of tax deductible at source by JAIS for assessment year 26-27 on amount paid to Mr. नरेश। नरेश को जो अमाउंट वो पे किया था, नरेश को सर कौन सा अमाउंट वो पे किया था सर? नरेश को वो पे किया था, एक तो उसने पे किया था नरेश को प्रोफेशनल फी, नरेश को वो प्रोफेशनल फी पे किया था 20,000 का और नरेश को कमीशन पे किया था 35,000 का। इसके ऊपर सर जयेश को कोई टीडीएस से डिडक्ट करना है क्या
सर सबसे पहले अगर प्रोफेशनल फी की बात है सर, मेरे माइंड में आता है 194J। सर 194J का जो लिमिट था सर वो था आपका 50,000 का। इन दैट केस नो सर, यहाँ पर तो प्रोफेशनल फी के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है। बट जहां तक बात है कमीशन का, सर कमीशन दैट इज योर 194H। सर 194H में जो लिमिट था वो था आपका 20,000 का, और यहाँ पर कमीशन का पेमेंट हो रहा है 35,000 का। इन दैट केस एंटायर कमीशन अमाउंट के ऊपर जयेश को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194H एट द रेट 2%। निकालो सर 35,000 का 2% कितना आ रहा है, दैट इज 700 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194H, दैट इज योर ऑप्शन सी। और अगर आप उसका टर्नओवर देखें सर, उसका टर्नओवर भी उसे परमिट करता है टू डिडक्ट द टीडीएस। टर्नओवर मोर देन 1 CR है। सो विद दिस केस सिनेरियो 8 इज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं केस सिनेरियो 9 में। थैंक यू।